बात वो तो चल रहा था, अंग्रेज भारत में आ गया। अंग्रेज भारत में आते ही सबसे पहले बंगाल वगैरह को हथियाने के बाद दक्षिण भारत पे कंसंट्रेट किया, उधर कर लिया। अब सिख साम्राज्य को भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब सिख साम्राज्य की तरफ चलेंगे तो सिख साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है और क्या बताएंगे? सिख गुरु संप्रदाय, नानक। ठीक है। सिख साम्राज्य और सिख संप्रदाय अलग है, ठीक है। सबसे पहले हम्म, पढ़ेंगे सिख साम्राज्य, ठीक है। तो चलेंगे सिख साम्राज्य में बात करेंगे। तो सिख साम्राज्य की स्थापना कैसे हो जाता है? गुरु नानक हो जाता है। किसे जाता है, क्या बताएंगे? गुरु नानक हो गुरु जाता है। सिख नानक। संप्रदाय, सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु जो थे वो गुरु नानक ही थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गुरु नानक के अनुयायी ही मतलब क्या कहलाए? सिख कहलाए, ठीक है। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। किनके समकालीन थे। समकालीन थे सिख गुरु की बताएंगे तो हुमायूं और बाबर के बाबा मतलब और क्या थे? हुमायूं थे। समकालीन के थे, ठीक है। ज्यादा नहीं, आधा घंटा बात करेंगे, ठीक है। आधा घंटा ठीक बात है। करेंगे, उसके बाद चीजों को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, नाना को ठीक है, आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ, ठीक है। तो 1496 को बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा का। तो ये सिंपल ये प्रश्न पूछता है से गुरु नानक को मतलब ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब हुई? कार्तिक पूर्णिमा को दिन कार्तिक हुई, ठीक है। पूर्णिमा गुरु अब नानक। गुरु नानक ने प्रथा शुरू की थी जिसको बोलते हैं गुरु का लंगर, ठीक है। इसमें क्या होता था? इसमें सामूहिक भोजन करना होता था। क्या होता था? सामूहिक भोजन होता था, सहभागी भोजनालय होता था जो कि निःशुल्क होता था, ठीक है। एक तरह का लंगर व्यवस्था की नींव की बात करेंगे, गुरु नानक ने ही डाली थी, ठीक है। आगे चल के इसको बढ़ावा करने का काम दूसरे और ने किया, लेकिन इसको मतलब, ठीक है, लंगर व्यवस्था की नींव की बात करेंगे, गुरु नानक ने ही लंगर व्यवस्था की नींव डाली थी। और इन्होंने मतलब क्या किया था? इन्होंने मतलब निःशुल्क सहभागी भोजनालय भी स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पे संगत की बात करेंगे, तो संगत और पंगत, ठीक है, ध्यान में। संगत और पंगत क्या होता था? तो संगत में लोग रहते थे और पंगत में लोग मतलब क्या करते थे? भोजन करते थे, भोजन ठीक है। करते थे। तो संगत की बात करेंगे तो धर्मशाला था, पंगत की बात करेंगे एक प्रकार का लंगर था। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था के कार्य किया, जहां वो प्रतिदिन मिलते थे, ठीक है। संगत और पंगत में जाने थे तो लोग रहने के लिए तो कहाँ पे जाएंगे? रहने के लिए कहाँ पे जाएंगे? धर्मशाला था जहाँ पे लोग स्टे करते थे, रुकते थे। और लंगर जो होता था वहां पे लोग प्रतिदिन भोजन करने के लिए जाते थे। तो एक ऐसा जगह बन गया जहाँ पे मतलब प्रतिदिन इनकी मतलब क्या होती थी? मित्रता होती थी। अब यहाँ पे देखिए इनके मृत्यु की बात की ना, तो करतारपुर में हुआ। वर्तमान स्वरूप में करतारपुर साहिब उसका नाम दिया गया। करतारपुर साहिब जैसे पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक तीर्थ स्थान है जो कि सिख धर्म के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, ठीक है। $100 का चार्ज लगता है, ठीक है। जाने के लिए कितने लगते हैं? हंड्रेड। $100 आपको देने पड़ते। बहुत दिन तक विवाद था, पाकिस्तान मतलब सिख संप्रदाय के लोग को नहीं जाने देता था। तो भारत सरकार ने आखिरी बार बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम इतना बड़ा ना दूरबीन लगाएंगे, इससे सबका व्यू अच्छे से देखेगा, लोग यही से एंजॉय करेंगे। बाद में पाकिस्तान झुक जाता है $100 के फी पे, ठीक है, मतलब तैयार होता है। करतारपुर साहिब जो जहाँ पे गुरु नानक ने अपना आखिरी समय बिताया था, वहां पे लोग जाके मतलब क्या करते हैं? उनका दर्शन करते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति 1496 में हुआ था। अगर पूछेंगे कि जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी से 400 वर्ष बड़े थे। कितने वर्ष बड़े थे गांधी जी से? 400 चार वर्ष वर्ष। बड़े थे, ठीक है। तो इनका कितना? 1469 में इनका जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म 1869 में, इनका जन्म 1469 में हुआ था, ठीक है। और 1496 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ठीक है। 1538 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इनको ये जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु की बात करें करतारपुर में हुआ था वर्तमान करतारपुर में। स्वरूप में, ठीक है। करतारपुर में इनका मृत्यु होने की वजह से जगह काफी सम्मानीय हो गया, इसलिए इनको करतारपुर साहिब के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाद में बात करेंगे इनका दूसरा एक शिष्य था, ठीक है, जिनका नाम था लहना नाम था। क्या नाम था? लहना। बचपन का नाम लहना था, प्यार से लहना बुलाया जाता था, लेकिन मूल रूप से जब ये सिख धर्म में बनते हैं तो इनको गुरु अंगद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सिख धर्म के दूसरे गुरु की बात करेंगे तो गुरु अंगद थे, जिनको लहना के नाम से भी जानते थे। और यहाँ पे बात करेंगे, पहले ये लंगर व्यवस्था जो थी अस्थाई नहीं थी। हालांकि पूछेगा लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो लंगर व्यवस्था गुरु की नानक शुरुआत ने। करने का श्रेय की बात करेंगे तो गुरु नानक को जाता है, लेकिन लंगर व्यवस्था की बात का अस्थाई बनाने का श्रेय जो था, अंगद ने किया तो था। अस्थाई बनाने के श्रेय गुरु अंगद को जाता है। किसे जाता है? गुरु अंगद जो था लंगर व्यवस्था को क्या किया, तो उन्होंने इसे अस्थाई बना दिया, ठीक है। गुरु अंगद की बात करेंगे तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी गुरु अंगद ने ही किया था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और सिखों के जो तीसरे गुरु जो थे, ठीक है, उनका नाम था अमरदास था। क्या नाम था? गुरु अमरदास जाटव सिखों के तीसरे गुरु थे। तो पहले गुरु गुरु नानक, दूसरे गुरु की बात करेंगे गुरु अंगद, और तीसरे गुरु की बात करेंगे तो गुरु अमरदास, ठीक है। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए, ठीक है। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को भी लवन को भी मतलब क्या किया? लवन को भी मतलब प्रचलित किया, ठीक है। तो लवन क्या था? लवन की बात करेंगे, एक विवाह प्रथा थी जो कि मतलब सिखों में प्रचलित थी, ठीक है। इन्होंने मतलब गुरु अमरदास ने, ठीक है, सिख धर्म को एक ना क्या बोलते हैं, एक पहचान नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। हिंदू से जुड़े होने के बाद शुरू से ही मतलब इन पे ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है,
ठीक है। तो बिल्कुल सर। बाद में ये गुरु अमरदास जो थे उन्होंने मतलब थोड़ा सा सिख को मतलब हिंदू समाज से थोड़ा अलग करने की कोशिश किया। उन्होंने एक अलग से विवाह प्रथा का भी प्रचलन किया। इसको लवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लवन, लवनी भी कहीं कहीं पे बोला जाता है। ठीक है, इसको लवन प्रथा बोलते हैं। ठीक है, अमरदास ने। और अकबर के गुरु, अकबर ने गुरु अमरदास से, ठीक है, गोविंदवाल में जाकर भेंट की। और उनकी पुत्री का नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। बीवी ठीक है, भानी। बीबी भानी को मतलब क्या किया, तो उन्होंने कई गांव दान दिए। ठीक है, इसी इसी यही जो गांव जो कई जो दान दिए ना, इसी पे आगे चल के, ठीक है, आपको अमृतसर में आप जो मंदिर वगैरह जो देखते हैं वो आपको देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अकबर के गुरु अमरदास से कहाँ पे जाके भेंट की? ठीक है, तो गोविंदवाल में जाकर भेंट की। और वहां पे जाके, ठीक है, उनकी पुत्री जो थी बीबी भानी को कई गांव भी मतलब क्या किए, दान में दान दिए। दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना का, प्रत्येक के लिए एक महंत की नियुक्ति की। ठीक है, कितने गद्दी बनाए हैं? बीवी भानी ठीक है, को कई 22 22 गद्दी गद्दी। बनाए। गाँव दान दिए। और मतलब पर क्या आप लोग पढ़ रहे हैं मन में? ठीक है, उसको प्रत्येक के लिए मतलब क्या किया, एक महंत की मतलब क्या की उन्होंने नियुक्ति कर दी। नियुक्त ठीक है, किया। इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे बीबी के पति का नाम क्या था? रामदास। अब यहाँ से मतलब जो गुरु रामदास बस के आवाज बाद, कट रही है बार ठीक बार है, आपकी। हेलो, आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही कट है रही है। सर। नहीं कट ठीक है, रही एक है। बार आप कट के आ जाए। कट रही क्या? नहीं अब ठीक सर। है। अब ठीक है। नहीं कट अच्छा, रही है। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं तो गुरु रामदास से पहले, ठीक है, गुरु का पद जो था वंशागुणत नहीं था। ठीक है, लेकिन अब जो था गुरु का पद जो होगा वंशागुणत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वंशागुणत हो बच्चा जाएगा, बोलो। क्योंकि बीबी के पति का नाम रामदास जो थे वो अगला मतलब क्या बन जाएगा, तो अगले चौथे गुरु बन चौथे जाएगा। गुरु बन उसके बाद गुरु का बेटा ही मतलब क्या बनेगा, गुरु बनेगा। फिर गुरु का वंशज ही मतलब गुरु बनेगा। पहले ऐसी प्रथा जो थी विद्यमान नहीं थी। अगर आपसे पूछा जाएगा किनके बाद, ठीक है, किनके बाद गुरु का पद मतलब वंशागुणत हो गया, तो गुरु, गया। अमरदास। ठीक है, ठीक है, गुरु क्या नाम था इनका? बीबी भानी के पिताजी का नाम, अमरदास। ठीक है, अमरदास। हाँ। ठीक है, अमरदास के बाद जो तो पद जो था क्या हो जाएगा, वंशागुणित हो जाएगा। और इस पद पे पहले वंश के रूप में आधारित होने वाले पहले जो गुरु जी थे, बीबी भानी के क्या पिता, पति थे। सॉरी, बीबी भानी के पति, पति क्या थे। नाम था इनका? तो गुरु रामदास। रामदास रामदास। था, जो कि सिखों के मतलब क्या थे, चौथे गुरु थे। चौथे गुरु। अकबर के ने बीबी भानी को कितने बीघे जमीन दिए थे? ठीक है, 500 500 बीघा जमीन बीघा। दिए थे। और इसी 500 बीघा जमीन पे गुरु रामदास ने, ठीक है, गुरु रामदास ने इसी पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया। ठीक है, ये पहले अमृतसर जो बाद में शहर के रूप में डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जलाशय खुदवा दिया। और अमृतसर नगर की स्थापना का श्रेय की बात करेंगे तो गुरु रामदास को जाता है। क्या? गुरु रामदास को जाता है। ठीक है, ध्यान में ठीक सर। रखेंगे। ठीक है, किसे जाता है? गुरु रामदास को जाता है अमृतसर नगर की स्थापना करना, उसमें जलाशय खुदवाना। अभी उन्होंने केवल जलाशय खुदवाया है, अभी उसमें गोल्डन टेम्पल का निर्माण नहीं हुआ है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अभी क्या बना है? अभी केवल जलाशय बना है, जलाशय। इसको आपको ध्यान में रखना है। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र, अब देख रहे हैं सब पुत्र बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला गुरु जी क्या करेगा, अपने रिलेटिव को ही मतलब क्या गुरु का पद सौंप कर जाएगा। ठीक है, जबकि अमरदास तक नहीं था। शुरू का जो 3 गो गुरु बने, अमरदास या फिर लहना बने या फिर गुरु नानक बने, वहां तक की सिस्टम नहीं थी। लेकिन अब रामदास के बाद ये सारे पद मतलब क्या होंगे, गुरु को ही सौंप कर मतलब जाएंगे। तो गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन को मतलब गुरु का पद मतलब क्या किया, सौंप दिया। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को मतलब क्या किया, पैतृक बना दिया। पैतृक ठीक है, तो बना दिया। पहले जो बने थे रामदास बने थे। और रामदास के बाद की बात करेंगे तो रामदास जो बने और उन्होंने अपने पुत्र को जो लक्ष्मण सौंपा, दास। तो इस तरीके से गुरु का पद क्या हो गया, तो अब तक पैतृक हो जाता है। ठीक है, जी सर। गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे तो सिखों के 5वें गुरु होते हैं। ठीक है, जो कि किनके पुत्र थे, तो गुरु रामदास के रामदास के। पुत्र थे। ठीक है, रामदास के पुत्र थे गुरु अर्जुन देव, जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। ये पूछा जाता है, इनसे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इनका ध्यान नाम इनको आपको ध्यान में रखना है। तो गुरु अर्जुन देव की बात करेंगे, सिखों के कितने नंबर के गुरु थे, तो क्या बताएंगे? 5वें नंबर। 5वें पांचवें गुरु है। गुरु उन्होंने गुरु अर्जुन। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। क्या की इन्होंने? तो सिखों के हाँ। धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की इन्होंने मतलब क्या की, रचना की। ठीक है, इनमें गुरु नानक की प्रेरणा पर, ठीक है, प्रेरणा प्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें गुरु नानक की प्रेरणा प्रद प्रार्थनाएं और गीत इसमें संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ की में, ठीक है, सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाएं भी सम्मिलित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब जो है, ठीक है, किसके द्वारा रचना किया गया, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसकी आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर बात करेंगे आदि ग्रंथ, दोनों सेम है, अलग नहीं है। क्या बोलेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों का मतलब पवित्र ग्रंथ है। जैसे हमारा क्या है, रामायण और महाभारत है, तो मुस्लिम जी समुदाय सर। से होंगे उनका कुरान हो सकता है। उसी तरीके से अगर बात करेंगे उसी तरीके से अगर सिखों में। बात करेंगे तो यहाँ सिखों का मतलब क्या है, तो गुरु ग्रंथ साहिब है या फिर आदि ग्रंथ है। इनकी रचना की बात करें, गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु किसने किया अर्जुन। इनका रचना? गुरु अर्जुन गुरु देव किया। अर्जुन तो देव। क्या इसमें केवल सिख धर्म के जो गुरु जो थे उनके ही बारे में, उनके ही मतलब आदर्श से शब्द देखने को मिलते हैं, या फिर अन्य भी का है? तो इनमें साथ साथ में आपको कबीर अन्य मिलेंगे। देखो मिल गया। कबीर जो कि भक्ति संत थे।
नामदेव मिलेंगे जो भी भक्ति संत है। रैदास की बात करेंगे, ये भी मतलब क्या था, भक्ति संत है। तीनों की रचनाएं जो होती है थोड़ी बहुत आपको इससे सम्मिलित रूप से आपको देखने को मिलता है। अब गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है, अमृतसर में जो जलाशय का निर्माण किसने करवाया था, गुरु रामदास ने करवाया था। रामदास ने। अब जलाशय के पास मतलब क्या करेंगे, जलाशय के बीच में एक हरमंदिर साहिब का निर्माण करवा देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मतलब जलाशय किसने किया, जलाशय का निर्माण गुरु रामदास ने किया नहीं, गुरु रामदास ने क्या किया, जलाशय का निर्माण किया। और उनके पुत्र ने, उनके तीसरे पुत्र ने उसके अंदर मतलब क्या क्या एक मंदिर बना दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी ये मंदिर जो है पूरी तरीके से अभी जो वर्तमान स्वरूप में जो देख रहे हैं उस रूप में मंदिर नहीं है, क्योंकि वो मंदिर में अभी आप देखते हैं गोल्डन रंग का, अभी मंदिर में गोल्डन वगैरह ये सब नहीं है। उसको गोल्डन करवाने का श्रेय राणा रणजीत सिंह को जाएगा, महाराणा रणजीत सिंह को जाएगा। किसे जाएगा, महाराणा रणजीत सिंह महाराज जो कि सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने उसको गोल्डन करवाया, ठीक है। तो सबसे पहले जी आप देखोगे, सबसे पहले बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दिया गया। तो अपने पुत्री के जमीन पे मतलब गुरु रामदास ने क्या किया, बीबी के जो जलाशय पति बनवाया। जो थे रामदास साहब, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वहां पे एक जलाशय खुदवा दिया, जलाशय ठीक है। बनवाया। बाद में इनके पुत्र जो थे अर्जुन देव, उन्होंने क्या किया, वहां पे एक मतलब बीच में मध्य में हरमंदिर क्या किया, साहिब एक का टेम्पल निर्माण बना किया। दिया, इसको हरमंदिर साहब कहा गया। लेकिन अभी से मूल रूप से वो मंदिर जो अभी आप देखते हैं गोल्डन रंग का है, उसको गोल्डन करवाने का श्रेय रंजीत सिंह जी को जाता है, ठीक है, जो कि सिख साम्राज्य के क्या थे, संस्थापक थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाश के मध्य में क्या किया, हरमंदिर साहब का क्या किया, निर्माण करवाया, ठीक है। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1600 में गुरु अर्जुन को मतलब क्या किया, मरवा दिया, ठीक है। सहायता मतलब ऐसा नहीं कि कोई सन ने सहायता किया था। अब मान लीजिए कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर आपसे मिलने आएगा, अगर आपका दुश्मन ही रहेगा लेकिन आपका पैर छू के अगर प्रणाम करेगा तो आप आशीर्वाद तो दोगे ही ना। तो खुसरो जी जब सर। अपने पिता के खिलाफ जो विद्रोह जब किए रहा था, उसी क्रम में, ठीक है, उसी क्रम में इनसे क्या, जहांगीर से मदद क्या किया नाम है था। इनसे, गुरु अर्जुन देव से मिलने आता है, तो गुरु अर्जुन देव उनको आशीर्वाद देते हैं और तिलक लगा देते हैं, क्या करते हैं, तिलक लगा देते हैं। तो इसी क्रम में, ठीक है, जहांगीर को लगता है इनको मतलब एक तरह से मदद कर रहा है, और उनकी मतलब हत्या करवा देते हैं, ठीक है। तो सिखों के पांचवें गुरु की हत्या करवाने का मतलब जो पाप जो है किसने किया, तो गुरु क्या नाम था इसका, जहांगीर ने, ठीक है। जहांगीर किसने ने। जहाँ किया, जहांगीर ने। जहाँ आप चलेंगे सिखों के छठे गुरु, अपने पिता की हत्या देखते हुए, ठीक है, उनको लगा से नहीं अब सिख साम्राज्य को मतलब सॉरी आप क्या करना चाहिए, आप सिख धर्म को मतलब क्या करना चाहिए, मिलिटराइज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक खतराएं क्या थी, बहुत अधिक बढ़ रही थी। तो सिखों के छठे गुरु हरगोविंद जो कि अर्जुन देव के पुत्र थे, इन्होंने मतलब सिखों को मतलब सैन्य संगठन का रूप दिया। अगर पूछेगा सिखों को मिलिटराइज करने के काम किसने किया, ठीक है, एक लड़ाकू समूह हरगोविंद में ने। किसने परिवर्तित किया, तो ध्यान रखें गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद ने क्या किया, इन्होंने मतलब सिखों को सैन्य संगठन का रूप दे दिया, और साथ में अकाल तख्त का निर्माण किया, ठीक है। अकाल तख्त क्या होता है, तो अकाल तख्त मतलब ईश्वर का सिंहासन होता है, ठीक है। इस तख्त पे बनने वाला जो बैठने वाला जो व्यक्ति होता है, वो सबसे मतलब महत्वपूर्ण या फिर सबसे मतलब आदरणीय मतलब पर्सन होता है सिख धर्म का, ठीक है। उसका निर्माण करवाने का श्रेय किसे जाता है, तो ध्यान में रखिएगा किसे, तो हरगोविंद को जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये दो तलवार बांधकर गद्दी पे बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी करवा दी, क्या करवा दी, इन्हें शहर को मतलब सुरक्षा प्रदान करने के लिए मतलब क्या किया, अमृतसर को इन्होंने मतलब क्या किया, किलाबंदी करवा दी। अब सातवें गुरु आते हैं, ठीक है। सातवें गुरु जो थे इनका नाम था गुरु हर राय, ठीक है, गुरु हर राय। गुरु हर राय की बात करेंगे 45 से लेकर 61 तक इन्होंने दारा सिखों के मिलने पर आशीर्वाद इन्होंने दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे मतलब सिख धर्म से मतलब सिख जो था धीरे धीरे मिलिटराइज हो रहे थे, तो इनसे काफी अधिक जो मुगल बादशाह जो थे काफी अधिक भयभीत हो गए थे, ठीक है। तो सिखों के आठवें गुरु, ठीक है, सिखों के आठवें गुरु का नाम था हरकिशन था। हरकिशन को मतलब मुगल बादशाह औरंगजेब बुलाता है, बोलता है बताओ तुम्हारा ये किस तरह का सिस्टम चल रहा है, तुम मतलब स्टेट में मिलिटराइज कर रहे हो या फिर मतलब क्या बोलते हैं अमृतसर का किलाबंदी कर, इसको पूरे तरह से मतलब इसको प्रतिवादित करो। तो हरकिशन जो थे इनका मतलब पूरी तरीके से दिल्ली गुरु पद के बारे में पूरी तरीके से बताते हैं, गुरु पद क्या है नहीं है किस तरीके से चलता है। तो औरंगजेब को मतलब दरबार में जाके समझाना पड़ा था हरकिशन जी को गुरु पद देने के बाद। बात की इनकी मृत्यु की बात करें, इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे हो गई थी इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो इनकी मृत्यु मतलब क्या हो गई थी, चेचक से हो गई थी, इसको अभी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो बात करेंगे दिल्ली जाकर, ठीक है, औरंगजेब को सिख पद के बारे में, ठीक, गुरु पद के बारे में समझाना पड़ा था, किनको समझाना पड़ा था, तो क्या बताएंगे, किनको समझाना पड़ा था, ठीक है, तो गुरु हरकिशन को समझाना पड़ा था। अब सिख गुरु नौवें गुरु आते हैं, ठीक है। नौवें तेग बहादुर, ये हरकिशन के पुत्र थे, इनका नाम था क्या, तेग बहादुर, ठीक है। तेग बहादुर जब आते हैं तो इस्लाम स्वीकार करने पे इनके दबाव बनाया जाता है, और जब इस्लाम स्वीकार नहीं कर रहे थे इनकी हत्या करवा दी जाती है, ठीक है, क्या करवाई जाती है, तो हत्या करवा दी जाती है। तो सिख गुरु, ठीक है, पांचवें गुरु जो थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर के द्वारा करवाई जाती है।
और 9वें गुरु की बात करेंगे तो 9वें गुरु का नाम क्या था, तेग बहादुर। इसका हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी जाती है, ठीक है। अब दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे शीशगंज गुरुद्वारा है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, वहीं पे इनकी हत्या करवाई जाती है। आज भी मतलब गुरुद्वारा के लोग, गुरुद्वारा में अभी भी इनकी यादें आपको वहां पे देखने को मिलता है। शीशगंज जो गुरुद्वारा जो है, उसी के निकट वाला औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है, इस्लाम न स्वीकारने के कारण। अब सिखों के 10वें गुरु की बात करेंगे, ठीक है। तो सिखों के 10वें गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह था, ठीक है। 1675 से लेकर 1708 तक रहा है, ठीक है। इनका जन्म की बात करेंगे 1666 में। कब हुआ था, तो गुरु तेग बहादुर की बात करेंगे तो पटना भ्रमण करने आए थे, ठीक है। पटना भ्रमण करने आए थे, तो इनकी वाइफ का नाम था गुजरी देवी। क्या नाम था इनकी वाइफ का, गुजरी देवी। तो गुजरी देवी जो थे उस समय प्रेग्नेंट थी, ठीक है, मतलब गर्भ में जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। तो आगे की यात्रा इनके साथ करना संभव नहीं था, तो अपने भाई के घर पे, मतलब इनको क्या नाम था, गुजरी देवी को अपने भाई के घर पे छोड़ के चले जाते। तो इसी तरह से पटना में 1666 में इनका क्या होता है, जन्म होता है, ठीक है। जन्म होता है। 1666 में गुरु गोविंद साहब का मतलब जन्म होता है। ये सिख धर्म के आखिरी गुरु थे, अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। गुरु गोविंद सिंह की बात करेंगे, अपने आप को क्या बोलते थे, अपने आप को सच्चा अच्छा बादशाह बात कहते है। थे, ठीक है। और सिखों के लिए इन्हें 5 नियम बनाए, ठीक है। 5 ककार जो था उनको अनिवार्य कर दिया। ये क्या क्या था, तो प्रत्येक सिख की बात करेंगे, केस, कंघा, कृपान, कच्छ और कड़ा अच्छा रखने की अच्छा। अनुमति इन्होंने दी। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने की बात कही। और जो महिलाएं जो थे उनके नाम के आगे में कौर लगाना था, ठीक और है। पुरुषों के नाम के आगे क्या लगाना था, ठीक है, क्या और लगाना था, सिंह लगाना था। और महिलाओं के नाम क्या क्या लगाना था, कौर लगाना था। और केस की बात करेंगे, कंघा की बात करेंगे, ठीक, कृपान की बात करेंगे, कच्छा की बात करेंगे, करा रखने का अनुमति मतलब इन्होंने दी, ठीक है। तो 5 ककार कौन लेकर आया, तो गुरु 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 गोविंद गोविंद सिंह, ठीक सिंह। है। ध्यान में, गुरु गोविंद सिंह के निवास स्थान की बात करेंगे तो इनके निवास स्थान के में आनंदपुर साहिब था, जो कि पटना में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। इनकी कार्यस्थली की बात करेंगे तो पाओता थी, ठीक है, पाओता से। पावता। बात की पाओता जो था इनका क्या था, कार्यस्थल था, इसको आपको ध्यान में रखना है। और गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जो कविताएं लिखी, ठीक है, फारसी में जो लिखे उनको क्या बोलते हैं, फारसी में जफरनामा लिखा। क्या जफर। लिखा इन्होंने, तो फारसी में इन्होंने लिखा जफर। जफरनामा लिखा। अब गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था फतेह सिंह था, दूसरा का नाम जोरावर सिंह था। तो ये जोरावर सिंह। फर्रुखसियर के कहने पे, ठीक है, फर्रुखसियर के सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। अभी वीर बाल दिवस जो 14 दिसंबर को मनाते हैं ना, इन्हीं के याद में मनाते हैं 14 दिसंबर को वीर बाल दिवस, ठीक है। क्या नाम था दोनों पुत्र का, ठीक है, फतेह फतेह सिंह सिंह और और क्या बोलते हैं जोरावर इनको, सिंह। जोरावर सिंह बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को मतलब, हाँ, मुगल फौजदार वजीर खान ने मतलब क्या किया था, दीवार में मतलब चुनवा दिया था, ठीक है, मुगल के कहने पे, ठीक है। ध्यान में अनारकली। रखेंगे। अनारकली उनारकली कोई नहीं था, ये दूसरा चीज है। फतेह ये सिंह नहीं। जोरावर सिंह थे, इनके दीवार में चुनवा दिया गया था वजीर खान ने, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो कि मतलब मुगल फौजदार वजीर खान था, ठीक है। कहाँ का था, सरहिंद का था। आप चलेंगे 1699 वैसाखी दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। कौन सा पंथ की स्थापना की, तो खालसा पंथ की गुरु। स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। कब किया था, 1699 में किया, ठीक है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की बात करेंगे तो वो भी मतलब गुरु गोविंद सिंह ने किया, ठीक है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत मतलब किसने किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया, गुरु। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरु बानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरु बानी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है, आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप अलीगढ़। दिया और उन्होंने कहा कि गुरु बानी जो होगी वही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। मतलब आगे से कोई गुरु नहीं होगा, जो गुरु जो कह गया है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो लिख दिए गया है, उनको उन्होंने थोड़ा सा इनमें और थोड़ा मॉडर्नाइज किया, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने और भी कुछ कथन को जोड़ा गया। और उसके बाद कोई भी गुरु, कोई भी मतलब क्या होगा, तो कोई भी आगे का कोई गुरु नहीं बनेगा। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो बातें लिखी गई है, गुरु का जो वाणी है, उसी के आधार पे, ठीक है, आगे मतलब क्या चलेगा, तो सिखिज्म चलेगा, ठीक है। इसीलिए 10वें गुरु के बाद किसी भी प्रकार का कोई अलग से आपको गुरु देखने को नहीं आपको मिलता है, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या हो जाती है। नांदेड़ नामक स्थान पे 1708 में इनकी हत्या कर दी जाती है। किसने किया, तो गुल खान नामक गुरु। पठान ने किया, ठीक है। अब गुल खान नामक पठान की हत्या की बात करें तो बंदा बहादुर कर देता है और गुरु गोविंद सिंह की हत्या का मतलब क्या करता है, बदला लेता है, ठीक है। अब आएगा बंदा बहादुर। इनका जन्म की बात करेंगे 1670 में पूंछ जिले के रजौरी गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जम्मू कश्मीर के पूंछ रजौरी। जिले के रजौरी गांव में बंदा बहादुर जी का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था बंदा बहादुर का, तो क्या बताएंगे। लक्ष्मण दास। बचपन की बात करेंगे तो इसका बचपन का नाम क्या, लक्ष्मण दत्त था। और इनके पिता की बात करें, रामदेव भारद्वाज पिता का नाम था। क्या नाम था, इनके पिता के नाम रामदेव की बात करें, भारद्वाज। बिल्कुल ठीक है, रामदेव भारद्वाज था, ठीक है, जो कि राजपूत थे।
बंडा का उद्देश्य की था, बंदा चाहते थे से पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करने का निश्चय इन्होंने लिया। उन्होंने मतलब लौहगढ़ को राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई? लौहगढ़ को लोहगढ़। राजधानी बनाई बंदा लॉ बहादुर ने। और इन्होंने सर गुरु सर ये तो एक तरीके से राजपूत होकर के फिर सिख साम्राज्य की स्थापना किए, जैसे इनके हाँ पिता तो जब क्या है, राजपूत थे। हाँ बिल्कुल, मेरे पिता राजपूत है। इन्होंने सिखिज्म को मानना मतलब शुरू कर दिया था बंदा बहादुर। ना इन्होंने गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या जो हाँ, की गुरु थी, को तो मानना, उनका हाँ भी बदला लिया था। ठीक है। जी जी समझ गए। बात है, इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के मतलब सिक्के चलाए। तो गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु और गुरु नानक प्रथम गुरु, दोनों के नाम के सिक्के चलवाए थे इसने। इसलिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, आखिरी और प्रथम दोनों गुरु के नाम पे मतलब इन्होंने क्या चलवाया, तो इन्होंने सिक्के चलवाए। अब बंदा ने, ठीक है, सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या करी। वही वजीर खान था जिन्हें गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र को मतलब क्या किया था, चुनवा दिया था, जिनका नाम क्या था, जोरावर सिंह और फतेह और सिंह। ठीक फतेह है। सिंह। तो वजीर सिंह का मतलब क्या किया, मुगल फौजदार जो था उनकी मतलब हत्या कर दी। ठीक है। अब मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पे, ठीक है, फर्रुखसियर के आदेश पे 1716 में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मतलब मौत का मतलब घाट, सॉरी, मौत के घाट मतलब उतार दिया गया। ठीक है। तो फर्रुखसियर के कहने पे इनकी भी मतलब हत्या कर दी गई 1716 में। ठीक है। लेकिन इन्होंने वजीर खां की हत्या करके मुगल, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटा का मतलब मौत का मतलब बदला लिया था। ठीक है। इसको आपको ध्यान में खान रखना। को भी यही मारा, बंदा सिंह को भी यही मारा। दोनों का साथ ये यही शादी। मारता है। ठीक है। दोनों का मारता है, यही को नहीं मारा, बहुत सारे मारा था। ठीक है। एक जगह था जिसे कतलगढ़ी के नाम से जानते हैं, शाहदरा में पड़ता है, जहाँ पे जहांगीर का कब्र भी है। यहाँ पे बंदा ने हजारों मुगल सोनी के गाजर मूली की तरह काट दिया था। ठीक है। मतलब बदला लेने के, गुरु गोविंद सिंह का बदला लेने के लिए। ठीक है। मतलब जो कतलगढ़ी के नाम से जानते हैं, मतलब अकेले इसने, ठीक है, हजारों की संख्या में 3 से 4 हजार मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटा था। ठीक है। इसे शाहदरा में एक जगह पड़ता है, इसलिए कत्लगढ़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है। जहाँ बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत का घाट उतार दिया था, यही क्या नाम, गुरु गोविंद सिंह और उनके दोनों पुत्र के बदला लेने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे ही कौन सा बंदा जो थे, क्या, ये कौन सा स्टेट में पड़ता है? कौन सा स्टेट? पाकिस्तान में पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, शाहदरा। यहाँ पे जहांगीर का मकबरा है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब चलने के, बंदा की मृत्यु के बाद, ठीक है, सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। ठीक है। बात करेंगे इस छोटे छोटे टुकड़ा जो बटे ना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का मतलब एक दल खालसा में विलय कर दिया गया। क्या बना रहे हैं? दल खालसा। ठीक है। ध्यान रखिए, दल खालसा को, ठीक है, जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया। ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया, तो जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। यही दल खालसा जो था कितने भागों में विभाजित हो गया, तो 12 भागों में विभाजित हुआ। कितने भागों में विभाजित 12 हुआ? साल 12 भागों में विभाजित किया गया। और इसको मतलब क्या बोला गया, इनको मिसल कहा गया। क्या कहा गया मिसल इनको? मिसल इनको मिसल कहा गया। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मिसल का मतलब बराबर होता है। ठीक है। बराबर बराबर बांटा गया था, इसलिए मिसल का अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने गुरु गोविंद सिंह के बाद, ठीक है, सिख साम्राज्य को संभालने का काम, सिख संप्रदाय को संभालने के काम की बात करेंगे तो कौन करते हैं? बंदा बहादुर करते हैं। बंदा बंदा बहादुर सिंह। के बाद धीरे धीरे सिख साम्राज्य विघटन गया, मतलब पूरा तरह विघटन हो गया। उसके बाद कर्पूर सिंह की बात करेंगे। ठीक है। 1717 नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कर दिया गया। दल खालसा का नेतृत्व किसने संभाला? जस्सा सिंह अहलुवालिया ने जैसा संभाला। से आलू लेकिन वाली। यही दल खालसा 12 दलों में विभक्त हो गया। ठीक है। उसी 12 दल में 12 से मिसल। प्रत्येक दल को मिसल कहा गया। उसी मिसल में से मतलब क्या था, एक निकला, ठीक है, एक निकला शुकर रंजीत चकिया सिंह। मिसल निकला। क्या निकला? शुकर चकिया। ये शुक्र 12 चकिया मिसल जो मिसल। था ना, उस मिसल से मतलब क्या निकला? शुकर चकिया मिसल निकला। और रणजीत सिंह की बात करेंगे तो जन्म गुजरावाला में, ठीक है, 2 नवंबर 1780 को हुआ। किनके मुखिया कौन थे? तो मान सिंह के यहाँ हुआ था। ठीक है। तो शुकर चकिया मिसल के मुखिया जो थे, महासिंह थे। क्या नाम था उनका? महासिंह। ठीक है। महासिंह के ही पुत्र थे रणजीत सिंह। ठीक है। बात करेंगे इनके दादा चत्तर सिंह ने 12 मिसलों में, ठीक है, शुकर चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया था। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब 1798-99 में रंजीत सिंह ने लाहौर का शासक बना। कहाँ का शासक बना? तो 1798-99 बात करेंगे, लाहौर का शासक बने ये। ठीक है। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराणा रंजीत सिंह के बीच में मतलब कौन सी संधि होती है? ठीक है। कौन सी संधि होती है? ठीक है। ध्यान में रखें, अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि की बात करेंगे तो महाराणा रंजीत सिंह और किनके बीच होती है? ठीक है, सिख साम्राज्य के, ठीक है, शासक, हाँ बिल्कुल, सॉरी, ब्रिटिश जो वहां का मेटकाफ है, रेजिडेंट चार्ल्स होता है, मेटकाफ। मेटकॉफ। ठीक है। क्या? मेटकॉफ। ठीक है। ध्यान रखें, एक नदी को सीमा रेखा बनाया जाता है। कौन सी नदी को सीमा रेखा माना जाता है? सिंधु नदी को। सिंधु। कौन सी नदी को? सिंधु नदी को सीमा मान लिया जाता है। सिंधु के उधर की बात करेंगे तो उधर हो जाएगा सिख साम्राज्य हो जाएगा, सिंधु के इधर की बात करेंगे ब्रिटिश साम्राज्य हो जाएगा। ठीक है।
रंजीत सिंह का बात करेंगे तो रंजीत सिंह का राज्य, ठीक है, 4 सूबों में बटा था। पेशावर की बात करेंगे, कश्मीर था, ठीक है, मुल्तान था, फिर लाहौर था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे ये 4 सर सूबों में बटा था, राजधानी जिसमें तो राजधानी 2 इनकी हो जाएगा, राजधानी ठीक है। एक लाहौर थी राजधानी ना। लाहौर थी और एक अमृतसर भी था, अच्छा अमृतसर, वही हम ठीक बोला है। अमृतसर जो था अमृतसर। धार्मिक राजधानी था, प्रशासनिक राजधानी की बात करेंगे तो लाहौर लाहौर था, थी। ध्यान में रखेंगे। महाराणा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीमुद्दीन थे, क्या थे, ध्यान में रखेंगे। तो महाराणा रंजीत सिंह की विदेश मंत्री की बात करेंगे, ठीक है, फकीर अजीमुद्दीन थे। एवं वित्त मंत्री की बात करेंगे तो वित्त मंत्री कौन थे, दीनानाथ है, ठीक है। दीनानाथ। वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री की दीनानाथ। बात करेंगे दीनानाथ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री की बात करें फकीर अजीमुद्दीन थे। एवं वित्त मंत्री की बात करेंगे तो वित्त मंत्री आपको ध्यान में रखेगा दीनानाथ साहब थे, ठीक है। वित्त मंत्री से, सॉरी, विदेश मंत्री से प्रश्न पूछता है। 1739 ईस्वी को क्या होता है, राणा महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 10 साल के बाद ही, ठीक है। 10 साल के बाद ही सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ठीक है। ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख, 2 आंग्ल सिख युद्ध होंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे 45-46 में होगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करेंगे 49 में होगा, ठीक है। 1849। लॉर्ड डलहौजी की संधि। डलहौजी के शासनकाल में 1849 में सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया जाता है। अंतिम शासक की बात करेंगे तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक की बात करेंगे तो क्या था, दलीप सिंह था। कौन था, राजा दलीप सिंह। अंग्रेजों और सिखों के बीच में मतलब कुछ संधियां होती है, जहां से प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। सबसे पहले लाहौर की संधि, लाहौर की संधि 1846 में होती, कब होती है, 18 प्रथम एंग्लो सिख बिल्कुल युद्ध। प्रथम में होता है, ठीक है। प्रथम में बात करेंगे लाहौर की संधि होती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दूसरे वाले में फिर कुछ दिन के बाद फिर से एक संधि होती है जिसको बोलते हैं भैरववाल की संधि, ठीक है। भैरवाल की संधि। तो भैरववाल की संधि दोनों के दोनों 46 में होती है। कभी कभी सजाने के लिए बोल देगा, हाँ सारे के सारे पहला में ही होता है, ठीक है। तो सबसे दोनों के दोनों पहले में ही होता है, ठीक है। तो लाहौर की संधि, भैरववाल की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में होगा। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होगी। 22 दिसंबर 1846 को भैरववाल की संधि होगी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण के हेतु, ठीक है, इस संधि के साथ राजा दलीप सिंह के संरक्षण के हेतु, ठीक है, अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया, ठीक है। तो भैरववाल का संधि जो था इसमें बोला गया से राजा दलीप सिंह जो था उसका संरक्षण किया जाएगा, इसलिए ब्रिटिश सेना को मतलब कहाँ रहने दिया जाए, तो ब्रिटिश सेना को कहाँ रहने दिया, तो ब्रिटिश सेना पंजाब को में। मतलब पंजाब में रहने के लिए मान लिया गया, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब 20 अगस्त 1847 को दूसरा में चलते हैं। दूसरा कब से कब तक चला था, सॉरी, दूसरा वाला कब से कब तक चला था युद्ध, ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में होता है, ठीक है। इसमें कोई समय काल नहीं था। 1849 में सिख साम्राज्य को सीधे मिला लिया जाता है। अब 1847 में एक और भी संधि होती है। महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह के, ठीक है, अलग करके 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देके शेखपुरा भेज दिया गया। यहाँ पे महारानी जिंदा जो थी, जो कि इनकी संरक्षिका थी, ठीक है, माँ भी थी, ठीक है, इनको मतलब 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देके, ठीक है, इनको अलग कर दिया जाता है। इनको कहाँ भेज, शेखपुरा भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लड़ाई मैंने बताया। सबसे पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लाहौर की संधि कब हुई थी, क्या बताएंगे, लाहौर की संधि, नहीं तो 1846 सर। बिल्कुल 9 मार्च 1846 में। भैरववाल की संधि कब हुई थी, 22 दिसंबर 22 1846। बिल्कुल 22 दिसंबर 1846 की। तो भैरववाल की संधि, इसी संधि के तहत ब्रिटिश सेना को पंजाब राज्य में रहने के लिए मतलब परिलक्षित किया गया था। अब 20 अगस्त 1848 को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देके शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई जो होती है चिलियावाला की लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है, चिलियावाला की लड़ाई होती है, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखें, यहाँ पे सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के अंतर्गत लड़ा गया, ठीक है। तो सिख नेता का नाम क्या था, शेर सिंह था, एवं अंग्रेज कमांडर का नाम क्या था, गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई जो थी गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरीके से मतलब पराजित होते हैं, ठीक है। तो 21 फरवरी, ठीक है, 1849 को सिख साम्राज्य दूसरी लड़ाई में बहुत ही बुरी तरीके से मतलब हारते हैं, ठीक है। ये लड़ाई की बात करेंगे तो लड़ाई आपको चिनाब नदी के तट पे, ठीक है, नेपियर के नेतृत्व में लड़ी गई थी। तो पहले में नेतृत्व कौन कर रहा था, कमांडर गफ कर रहा था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में जो दूसरा लड़ाई जो हुआ उसमें चार्ल्स नेपियर नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। पहले में कौन कर रहा था, तो ब्रिटिश कमांडर का गफ था, ठीक है। नेता की बात करेंगे, सिख नेता का नाम क्या रहा, शेर सिंह था, ठीक है। दूसरे में बात करेंगे तो ब्रिटिश कमांडर का नाम ध्यान में रखिएगा, पूछता है कौन था, तो चार्ल्स नेपियर था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दोनों के दोनों लड़ाई में मतलब क्या होता है, चिलियावाला की लड़ाई प्लस दूसरी आंग्ल सिख युद्ध में बुरी तरीके से मतलब सिख साम्राज्य क्या होते हैं, बहुत ही बुरी तरीके से पराजित होते हैं। अब इसी सबको देखते हुए लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया, ठीक है। और संपूर्ण पंजाब का विलय मतलब क्या हो जाता है, अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। महाराजा दलीप सिंह
को 50,000 रुपया पौंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख साम्राज्य का बहुत प्रसिद्ध अच्छे। हीरा भी था कोहनूर जो था, वो भी मतलब महारानी विक्टोरिया को मतलब भेज दिया गया। ठीक है, उसके बाद महाराजा दलीप सिंह जो थे कभी भी भारत वापस नहीं आते। ठीक है, कभी देखने भी नहीं आए ऐसे क्या हुआ मेरे राज्य का नहीं हुआ, क्योंकि इनका एज भी काफी कम रहा था। आगे चल आवाज के कट काफी रही समय के बाद ये पूरा हेलो है। हेलो सर आवाज आ रही है। जा आगे रही है चल के सर। मतलब क्या, आगे चल के मतलब क्या करेंगे ये मतलब ना सिख धर्म से मतलब कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ईसाई धर्म जी में सर। कन्वर्ट हो जाते हैं। और आगे चल के आप देखोगे तो वहां पे मतलब आगे चल के आप देखेंगे तो वहां पे मतलब क्या करते हैं, तो ये मतलब आप देखोगे तो मतलब एक महिला से भी विवाह कर लेते हैं। ठीक है, महिला से भी मतलब विवाह कर लेते हैं जो कि मतलब सिख धर्म से ही संबंधित थी। ठीक है, इनका जन्म इनका मतलब एक पुत्री भी होती है जो कि वहीं पे ब्रिटेन में ही होती है, वो भी कभी भारत नहीं आते। आगे चल के आप देखोगे तो ये पेरिस में एक होटल में मृत पाया जाता है। ठीक है, मतलब संदिग्ध स्थिति में पता नहीं चलता मरने की वजह क्या था। कुछ लोग कहते हैं ठीक शराब पीने की वजह से यार की मृत्यु पेरिस में हुई थी। ठीक है, समझ गए, इनकी मृत्यु पेरिस में होती है। इसी तरह से महान सिख साम्राज्य जो था, जो कि कभी रंजीत सिंह के द्वारा नींव रखी गई थी, ठीक है, जो कि नहीं चल पाता है आगे। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद 39 के आसपास इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, और उसके 10 साल के बाद ही मतलब क्या होता है, पूरे सिख साम्राज्य मतलब क्या हो जाता है, धराशायी हो जाता है। ठीक है, तो यही मतलब सिख साम्राज्य की संदर्भ संक्षेप में मतलब कहानी था। ठीक है, आप थोड़ा क्लासेस की बात करेंगे तो आपका थोड़ा सा आज हम थोड़ा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के ऊपर हम काम करवा देते हैं। बाकी क्लासेस आपकी कल होगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बंगाल के गवर्नर के ऊपर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा गवर्नर रहेगा, ठीक है, कंपनी के अधीन रहने वाला गवर्नर है जो कि बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, 2 टर्म में रहेगा, 1757 से लेकर 1760 में। अब फिर इलाहाबाद की जब संधि जब होती है बक्सर की लड़ाई के बाद, फिर ये संधि करने के लिए आता 2 वर्षों के लिए। ठीक है, 1765 से लेकर 1767 तक ये मतलब भारत में मतलब क्या रहेगा, कंपनी का मतलब गवर्नर रहेगा। कोई कब से कब तक रहेगा क्या बताएंगे, इसका समय काल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो 1757 से लेके 1760 तक, फिर मतलब 65 में आता, 65 से लेके कब तक रहेगा, तो 67 तक रहेगा। 2 और बार इसने आता है। बंगाल में मतलब क्या किया, तो बंगाल में बिल्कुल ठीक है, इलाहाबाद की संधि करने के समय आ जाता था, 2 साल वहां भी रहता है। ठीक है, पहले 57 में प्लासी की लड़ाई के दौरान भी यही होता है। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। ये बंगाल में जो द्वैत शासन को जो स्थापना जो किया था, इस द्वैत शासन को हटाया किसने था, वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया था। किसने हटाया था, समाप्त किसने किया वॉरेन था, हेस्टिंग। तो क्लाइव ने लॉर्ड लगाया था, क्लाइव। हेस्टिंग्स ने क्या किया था, तो हेस्टिंग्स ने उसे क्या किया था, हटाया था। जिसके तहत बात करेंगे राजस्व वसूलने, सैनिक संरचना, विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। ठीक है, इस तरह के इसने व्यवस्था बनाया जिसमें रखा गया से मतलब किसे, राजस्व को वसूलना, ठीक है, सैनिक का संरक्षण करना, विदेशी मामला सारा कंपनी को दे दिया गया। और जबकि प्रशासन चलाना और घर की जिम्मेवारी जो थी, शासन चलाने की जिम्मेवारी में तो नवाब के हाथों में थी। मतलब सारा महत्वपूर्ण काम कौन था, ब्रिटिश अपने अधीन ले लिया। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक देश मतलब एक राज्य को चलाने के लिए 2 तरह का कार्य दिया गया। अब मतलब 2 तरह का कार्य क्या दिया गया, तो मतलब एक तरह से समझिए द्वैत शासन में क्या था, सैनिक संरक्षण की बात करेंगे, ठीक है, विदेशी मामले की बात करेंगे, और मतलब राजस्व वसूलने की बात करेंगे तो सबके सब किसके पास, ब्रिटेन के पास था। जबकि ब्रिटेन। शासन चलाने की जिम्मेवारी की बात करेंगे, नवाबों का हाथ में चली गई। ठीक है, ध्यान में रखना है। वो आगे क्या हुआ, तो इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की 1765 के दौरान कंपनी के संरक्षण में लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के देश में राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की मतलब नींव जो होती यहीं से पड़ा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहते हैं इनको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। क्या कहा गया था, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, स्वर्ग से उत्पन्न क्या कहा गया, सेनानायक कहा गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या बोला गया था, क्या बताएंगे, स्वर्ग से ठीक है, उतरे सेनानायक। बिल्कुल ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न मतलब क्या कहा गया था, सेनानायक इनको कहा गया था। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में किसने रखिएगा। कहा था? आगे की बात करेंगे, किसने कहा था, किसी ब्रिटिश ने ही कहा था। ठीक है, उस समय आई थिंक ब्रिटेन का ही कोई था, उसी ने कहा था स्वर्ग से उत्पन्न सेना, नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, लेकिन कहा गया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि में कौन शामिल था, तो रॉबर्ट क्लाइव ही की बात करेंगे तो वही आपको इलाहाबाद की संधि में शामिल था। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे तो बंगाल के समस्त क्षेत्र को वे 2 उप दीवान बनाए। ठीक है, एक जो था
बंगाल के मोहम्मद राजा खान और बिहार के लिए राजा सीताब राय को नियुक्त किया था। पूछता है, बहुत बार प्रश्न पूछता है, ठीक है। क्लाइव ने बंगाल को प्रशासन को चलाने के लिए, ठीक है, 2 व्यक्ति को नियुक्त किया था। एक बिहार के लिए, बंगाल के लिए कौन था? मोहम्मद राजा खान। और दूसरी की बात करें बिहार के लिए कौन था? राजा राजा सीताब राय, ठीक है। हम्म। अब अन्य गवर्नर जो कंपनी के अधीन काम करते हैं उसमें नाम था, ठीक है, वारलेस था, ठीक है, कार्टियर था और हेस्टिंग्स था। हेस्टिंग्स जो ऐसा गवर्नर था, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भी काम करेगा, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले भी काम करेगा, ठीक है। 72 से लेके, ठीक है, 1772 से लेके 74 तक एक कंपनी के अधीन काम करता है, ठीक है। 74 से लेके 85 तक की बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखें किसके अधीन काम करेगा? तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम करेगा, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जब आ जाता है तो कंपनी के गवर्नर को बंगाल का क्या कहे जाने लगा था? बंगाल का, बंगाल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बंगाल का गवर्नर इसको कहने लगे, ठीक है। आप चलेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक है। कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल जो थे, पहले गवर्नर थे, अब गवर्नर जनरल कहेंगे इनको। बंगाल के गवर्नर अब इनको कहा जाने लगेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको 1773 में आती है, अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब, ठीक है, अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इनका कार्यकाल मतलब 5 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। पहले जैसा लिमिटेड नहीं था, अब इनके कार्यकाल को 5 वर्ष क्या कर दिया है? निर्धारित कर दिया गया, ठीक है। साथ में कम और भी किया गया, ठीक है, मतलब क्या किया गया? so इसमें 1773 के एक्ट में क्या था? रेगुलेटरी एक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे से मद्रास और बंबई की जो 2 प्रेसिडेंसी जो थे उस समय, उन दोनों के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ? तो इससे मतलब नियम बनाने में काफी मतलब हेल्प मिलेगा। क्या होता था? बंगाल और मद्रास, कभी कभी क्या होता है ना, मद्रास और बंबई के गवर्नर अलग अलग संधि कर लेते थे विभिन्न राज्यों के साथ। जिनके साथ होता था, मतलब कभी कभी क्या, मद्रास युद्ध लड़ रहा है, बंबई वाले ने संधि कर लिया, बंबई वाला युद्ध लड़ रहा है, ठीक है, उनका मतभेद है, मद्रास वाले ने संधि कर लिया। कभी कभी क्या होता था, बंगाल वाले उनके साथ मतलब उनका मतभेद चल रहा है, यहाँ पे मद्रास वाले ने संधि कर लिया, तो कोई समायोजन नहीं बैठ पाता था। इसीलिए क्या किया ना, मद्रास और बंबई वालों को सारे तरह की जो छूट जो पहले जो मिली हुई थी सबको खत्म करके इनको किसके अधीन कर दिया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर गवर्नर दिया। जनरल। किसी भी फैसला लेने से पहले इनको किनसे कंसल्ट करना पड़ता? तो बंगाल के गवर्नर जनरल से इनको क्या करना पड़ता था? कंसल्ट करना पड़ता था, ठीक है। और इसी तरीके से अगर बात करेंगे तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग नियम होती है। नियम के मतलब कंपनी को चलाने के लिए जो पहला नियम जो आता है उसको रेगुलेट करने के लिए, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और इस तरह जो पहला जो गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स साहब 72 से लेकर 74 तक तो कंपनी के अधीन भी काम कर चुके थे ना। अब ये 74 से लेकर 85 तक की बात करेंगे तो ये मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पे काम करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे हेस्टिंग्स के प्रारंभिक जीवन के बारे में। सर तो 5 वर्ष का था, 5 वर्ष से ज्यादा कैसे हो गया? इस पे ये नियम नहीं लागू होता। इसने बहुत सारे काम किए हैं। बाद में बहुत सारे चीजों पे लागू नहीं हुए, एक तरह से नियम बना दिया गया से 5 साल रहेगा, लेकिन जो बढ़िया काम करता था उसको एक्सटेंड भी कर दिया जाता था। हाँ, ये बहुत बढ़िया काम कर रहा था ये। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे समय काल कब से कब तक वारंट है सिंह का? 1774 1785 तक। बिल्कुल 1774 से लेकर 1785 तक था। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें, इनका प्रारंभिक जीवन है क्लर्क के रूप में जीवन शुरू किया था। किस रूप में? कासिम बाजार का एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता में क्लर्क बनकर आया था 1750 में। अपनी कार्य कुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना शुरू में, बाद में बंगाल का गवर्नर और फिर वे कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। इतना मेहनती व्यक्ति था। अब वारेन हेस्टिंग्स के समय में क्या क्या कार्य हुआ उनके बारे में जानते हैं। इसने राजकीय कोषागार को, ठीक है, मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लेकर आया। कहाँ से लेकर आया? मुर्शिदाबाद में हुआ करता था, जिसका स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की। तो उससे लेकर कहाँ से लेकर आया? कलकत्ता लेकर आया, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की। क्या किया? तो प्रत्येक जिला में इसने क्या किया? फौजदारी एवं, ठीक है, दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतों सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित की होती थी। फौजदारी अदालत जो होता था किसके द्वारा मतलब निरीक्षित होता था? सदर निजामत अदालत के द्वारा निरीक्षित होता था। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। नाजिम के द्वारा नियुक्त जो दरोगा होता था वही अदालत की अध्यक्षता करता था। और दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था, ठीक है, ध्यान में। फौजदारी जो था क्राइम से संबंधित था, ठीक, क्या था?
क्राइम से क्राइम संबंधित था, जबकि दीवानी जो था क्या था, एक सामान्य अदालत होता था। ठीक है, यहाँ पे इसकी अध्यक्षता कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। ठीक है, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय का कार्य की देखभाल करता था। ठीक है, इस तरीके से न्यायालय व्यवस्था चल रही थी। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल की सभापति और उसी काउंसिल का दो सदस्य, ठीक है, राय रायन और मुख्य कानूनगों की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में, ठीक है, नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती, 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। मतलब जो हिंदू धर्म का न्याय जो होता था, ठीक है, और मुस्लिम धर्म का न्याय जो होता था, उसमें मतलब थोड़ा सा मतलब जो था ना, धर्म का कॉन्सेप्ट इसमें रखा गया था। मतलब न्याय देने के लिए, ठीक है, धर्म के चीजों को देखा जाता था। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेजे जाते थे। ठीक है, लास्ट निर्णय के लिए। दीवानी मुकदमे में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून एवं मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। ध्यान में रखिएगा, दीवानी न्यायालय में जो कानून जो लागू होता था, हिंदू के लिए हिंदू कानून, क्योंकि हिंदू में धार्मिक कानून अलग है, मुसलमानों में अलग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो फौजदारी कानून जो होता था, फौजदारी कानून में केवल पूरे देश के लिए, ठीक है, पूरे कलकत्ता के लिए, फिर पूरे देश के लिए, उसमें बंगाल के लिए केवल कौन सा, तो केवल मुस्लिम कानून ही लागू किया जाता था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप चलेंगे 1772 में क्या होता था। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतीय की शासन व्यवस्था को उत्तरदायी संभालने का आदेश दिया। तो उसने जो लगाया था, क्लाइव ने लगाया था। ठीक है, 1765 में क्या लगाया था, द्वैत शासन। उसके 1772 में, ठीक है, कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का आदेश जारी किया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में शासन व्यवस्था का उत्तरदायी संभालने का भी आदेश जारी किया। वारेन हेस्टिंग्स ने 2 उप दीवानों, ठीक है, मोहम्मद राजा खान तथा राजा सिंह प्रतापदारा को पद से हटा दिया। मोहम्मद राजा खान को कहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी, क्या बताएंगे? ये बंगाल का बंगाल का, वेरी गुड, ठीक है। और सिताब राय को कहाँ का दिया गया था? बिहार का। बिहार का। बिहार का। तो इसको किसने हटा दिया? बनाया था क्लाइव ने, हटा किसने दिया? वारेन हेस्टिंग्स तो हेस्टिंग्स ने इसे हटा दिया। ठीक है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी प्रथा कहते हैं। कौन कहते हैं? इजारेदारी प्रथा। अब इजारेदारी प्रथा क्या था? तो इस पद्धति को, ठीक है, अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। अगर पूछेगा इजारेदारी प्रथा, जो कि मुर्शिद कुली खान ने भी इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में, तो इस प्रथा को अपनाने का सबसे प्रमुख कारण क्या? अधिक से अधिक भू राजस्व की वसूलना। इसमें क्या होता था? तो इसमें मुख्यतः 2 व्यवस्था होती है। इनमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, मतलब एक बार अगर आप जमीन ले लो तो 5 साल के लिए। इसके अंदर उच्चतम बोली लगाने वालों को लगान वसूली का अधिकार दे दिया जाता था। ठीक है, अब मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये XYZ कुछ भी मान लीजिए जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, इसका बोली लगेगा, जो सबसे ज्यादा बोली लगाए उसको ही जमीन मिल जाता था। ठीक है, इसको इजारेदारी प्रथा कहते हैं। 5 साल तक, ठीक है, जमीन से जितना भी मतलब उपज होगा ना, सारा उपज मतलब क्या होगा? मेरा होगा। ठीक है, और इससे मतलब क्या होता है? जैसे मतलब 5 लाख रुपए में हम खरीद लिए, ठीक है, 5 लाख रुपए में हमने इसको खरीदा, इस जमीन को 5 लाख रुपए मैंने दिया, ब्रिटिश को दिया, तो हम कोशिश क्या करेंगे? जमीन से किसी न किसी तरह से 10 लाख रुपए हमको आमदनी होगा कि नहीं होगा? हाँ। इसमें किसानों के ऊपर अधिक से अधिक जब हम कर जब लगाएंगे, तो किसानों का शोषण इसमें बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जो व्यक्ति 5 लाख में जो सामान खरीदा, तो 10 लाख कमाने की जरूर कोशिश करेगा। तो इजारेदारी व्यवस्था लागू हो गई। ब्रिटिश तो मतलब एक बार में मुक्त हो गए, उनको एक मुश्त पैसा तो आ गया, उनको अब कोई मतलब नहीं है 5 साल जमीन जाए बाहर में। लेकिन जो जमींदार जो जमीन को लेते थे, वो मतलब क्या करते थे? किसानों को बहुत अधिक शोषण करते थे, ताकि उनको अधिक से अधिक मतलब पैसा मिल सके। ठीक है, तो इससे मतलब बंगाल में इजारेदारी व्यवस्था को लागू होने से किसानों की स्थिति बहुत अधिक दयनीय हो जाए। और 1770 के आसपास बंगाल में क्या होता है ना, काफी अधिक मतलब क्या होता है, ठीक है, 1772 के आसपास तो इसको लागू ही किया था। लेकिन बाद में एक बहुत भयंकर अकाल पड़ता है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, बंगाल की स्थिति ऐसी हो गई थी जिससे लोग अपने बच्चे तक को मतलब बेच रहे थे। ठीक है, मनुष्य को खाने पे मजबूर हो गया था, इतनी स्थिति खराब हो गई थी। इतना बड़ा अकाल पड़ा था। बंगाल का अकाल दुनिया का सबसे बड़ा अकाल में से गिना जाता है। हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। तो हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी जो थी, ठीक है, उसको मतलब उसका संरक्षिका नियुक्त किया। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद राजा खान को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। यही मोहम्मद राजा खान है, जिसको क्या किया गया था? क्लाइव ने बंगाल का नवाब नियुक्त किया था। ठीक है,
1776 मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया। ठीक है, ध्यान में कि इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च। एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया। कब किया गया था? 1776 में किया गया। कब किया गया? 1776 तो में। 1776 में किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप चलेंगे यहाँ पे 1776 में सारी चीजें हो गई थी, तो विलियम विल्किंस की बात करें, इनको भी नहीं भूल सकते। 1785 में इन्होंने भगवत गीता का मतलब अंग्रेजी अनुवाद किया। किसने किया? वारिंग ठीक है, हेस्टिंग। इन्होंने बिल्कुल वारेन हेस्टिंग नहीं, वारेन हेस्टिंग के शासन काल में विलियम विल्किंस ने किया। किसने किया? विलियम अच्छा, विल्किंस ने हाँ। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, इसी व्यक्ति ने फिर जाके आगे चल के मतलब क्या किया? 1789 में, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास के द्वारा लिखित ग्रंथ है, इसका भी इस नाटक का भी अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, तो 1785 में विलियम विल्किंस ने भगवत गीता का और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, तो 1785 में भगवत गीता का, 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर? मैं पूछ रहा हूँ मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया, तो क्या बताएंगे? कोड ऑफ जेंटल लॉ। बिल्कुल, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से किया गया। ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ, कब बताएंगे? 1795 में विलियम विल्किंस ने। अभिज्ञान शकुंतलम का किसने किया? अभिज्ञान शकुंतलम का कब और किसने किया? विलियम विलियम विल्किंस ने किया था। 1788 बिल्कुल, में। विलियम बेकर्स ने किया था। ठीक है, अब बात करेंगे। ठीक है, 1781 में हेस्टिंग्स के शासनकाल में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए एक मदरसा की नींव रखी जाती है, जो कि भारत में प्रथम मदरसा स्थापित जो था 1781 में हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। ठीक है, जो कि रहने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए सब कुछ व्यवस्था यहाँ पे था। ठीक है, इसी समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की नींव रखी, तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी। ठीक है, तो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। हेस्टिंग्स ने 1781 में क्या किया? तो प्रथम मदरसा स्थापित किया। और इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन में, ठीक है, जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ गया? क्लियर? अगर पूछेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई और किसने की, तो क्या बताएंगे? विलियम जोन्स ने 1784 में। विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? तो 1784 में की थी। ठीक है, इसे ध्यान में रखेगा। अगर बात को प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था बंगाल में, कब किया गया, तो क्या बताएंगे? हेस्टिंग के द्वारा 1781 में। बिल्कुल, 1781 में किया गया। अगर भाई इसी बात को पूछे जोनाथन डंकन ने कहाँ पे संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, तो क्या बताएंगे? बनारस में। बिल्कुल, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में तो किया था, लेकिन यही एशियाटिक सोसाइटी की एक शाखा 1804 में मुंबई में स्थापित होगी। 1827 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। तो बंगाल वाला तो 1784 याद है, लेकिन अब पूछेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे? 1804 में। 1804 में। अगर यही बोलेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई? 1823 में लंदन में से। बिल्कुल, 1823 में। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 84 में, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई की बात करें 1804 में, एशियाटिक सोसाइटी लंदन की बात करेंगे तो 1823 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन जो था वो भी मतलब क्या किया? बंद कर दिया। हेस्टिंग्स ने बंद कर दिया। कब प्रॉमिस किया गया था? 1765 में, जो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी, उसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को बोला गया था, भाई साहब तुमको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे, लेकिन इसने मतलब क्या किया? बंद कर दिया। ठीक है, बिल्कुल रोक लगा दिया हेस्टिंग्स ने। ये पूछा जाता है मुगल सम्राट को मिलने वाला जो पेंशन जो था उस पर रोक किसने लगा दिया? तो वारेन हेस्टिंग्स लगा दिया। इसके समय में, ठीक है, 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र जो था, ठीक है, बंगाल गजट, उसका भी प्रकाशन हुआ। और उसका प्रकाशन करने का श्रेय की बात करेंगे जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है। किसको जाता है? हिक्की साहब को उसका प्रकाशन करने का श्रेय जाता है। ये समाचार पत्र की बात करेंगे, इसकी भाषा जो थी अंग्रेजी थी। यह भारत का पहला समाचार पत्र था और साथ में अंग्रेजी भाषा का भी पहला समाचार पत्र था। लेकिन इसका स्थापना करने वाला एक यूरोपियन आदमी था जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है, अब इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के अंतर्गत बहुत सारे नियमों को चेंज करने की आवश्यकता थी, तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आता है। और उसी में कलकत्ता में एक, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, हमें संघीय नहीं होगा, ठीक है, संघीय नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है।
इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक ही था, ठीक है। कलकत्ता के बाहर मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष मतलब क्या होते थे, सहमत होते थे, ठीक है। इसमें कलकत्ता से बाहर तभी मुकाबला सुना जाता था, मुकदमा सुना जाता जब दोनों पक्ष इस पे राय रखते थे। इसका अधिकार क्षेत्र यहाँ केवल था, कलकत्ता तक था। इस न्यायालय में मतलब बात करेंगे, इस न्यायालय में जो अंग्रेजी कानून जो था वो लागू होता था, मौलवी और इन सबका इस्लामी कानून लागू नहीं होता था। इसके प्रथम न्यायाधीश की बात करेंगे, ठीक है, एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे तो जो थे मुख्य न्यायाधीश, लेकिन और भी थे, ठीक है, और भी थे जिनका नाम था, एक का नाम एलिजा एलिजा इम्पे जो थे मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद हाइड थे, हाइड ठीक है। एक का नाम चैम्बर था, चेम्बर क्या नाम था, चैम्बर था। एक का नाम था लेमेस्टर था, क्या नाम था, लेमेस्टर लेमेस्टर। लेमेस्टर, लिमेस्टर, जो भी लिखे, ठीक है। इसको याद करने का बहुत तरीका आसान है, HCL, एस से हाइड, सी से चैम्बर, एल से लेमेस्टर, ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो 4 न्यायाधीश थे जिसमें से एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश था, इसको आपको ध्यान में रखना। जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था, ठीक है। एलिजा एम्पे था, उसको बाद में 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि इनको हेस्टिंग से नहीं बनती थी। किससे नहीं बनती थी, हेस्टिंग से नहीं बनती थी। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर, ठीक है, झूठा आरोप लगा के न्यायालय में फांसी की सजा दिवा दी थी, इसमें चोरी का इल्जाम लगा था। प्रथम अंगल की बात करेंगे, प्रथम अंगल मराठा 1782 से लेकर 1775 से 1782 तक हुई थी। जिसमें सालाबाई की संधि होती है वो हेस्टिंग्स के शासनकाल में होती है। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध की बात करेंगे 1780 से लेकर 84 तक होती है। ये भी मतलब किसके समय में हुई थी, तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स आपको 85 तक आपको दिखेंगे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय ही लड़े गए थे। प्रथम अंगल मराठा युद्ध में सालाभाई की संधि होती है जो कि 1782 में होती है, और दूसरे अंगल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि होती है जो कि 1784 में होती है, ठीक है। पीस इंडिया एक्ट की बात करेंगे 1784 में आता है, वारेन हेस्टिंग के समय ही आता है। देखिए यहाँ पे मतलब जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, लेकिन बहुत सारे चीज जो था अभी भी सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इससे पहले 1700 एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है बीच में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद पीस ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है। इसी काल में बात करेंगे 1772 में, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि राजस्व विभाग थी उसकी स्थापना हेस्टिंग के शासनकाल में ही की गई थी। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए, ठीक है, भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की, जिनको राय रायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राय रायन जो था एक भारतीय अधिकार था, एक CAG का काम करता था, संपूर्ण राजस्व का मतलब देख रहा करता था। इस पद को प्राप्त करने वाला, ठीक है, इस पद को प्राप्त करने वाला पहला जो था दुर्लभ राय का पुत्र जो था राजवल्लभ था, ठीक है। ये राजवल्लभ की बात करेंगे, दुर्लभ राय का पुत्र था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये राजवल्लभ जो था दुर्लभ राय का क्या था, पुत्र था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है, इसके विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो वहां पे बर्क के द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट का इसने विरोध किया था, ठीक है, 1785 में इस्तीफा दे दिया। उसका इंग्लैंड पहुंचा तो उसके बर्क जो था एक मतलब वहां का ब्रिटिश संसद का सदस्य था, इसके ऊपर महाभियोग लगाया, लेकिन 1795 में 10 वर्षों के बाद महाभियोग से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। इसके ऊपर जो आरोप जो लगे थे वो कभी भी साबित नहीं हो पाया। इसके ऊपर बहुत अधिक करप्शन के चार्जेस थे, लेकिन ये बहुत अमीर हो गया था, बहुत पैसा इसने भारत से कमाए थे। कहा जाता है कि उसने एक्चुअली में जाके घूस देकर मतलब वहां पे जो अधिकारी वगैरह थे सबको इसने क्या किया, खरीद लिया। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया, लेकिन नवीन अधिकारी, ठीक है, मुख्य 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के बाद लगान परिषद का फिर से मतलब पुनर्गठन किया है कि नवीन अधिकारी, ठीक है, मुख्य सरिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानून गांव कानूनों कानून गांव गो का कागजों की देखभाल करना। इस पद पर प्रथम व्यक्ति की बात करेंगे तो जेम्स ग्रांट था। इस पद पे जो पहला व्यक्ति जो नियुक्त हुआ उसका था, जो भारत का पहला जो कानून गांव जो बना उसका नाम क्या था, जेम्स ग्रांट था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग था। ये कौन था, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का कौन था, वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य है, ये ब्रिटिश साम्राज्य का राज है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मराठा है, ठीक है। तो मराठा के आसपास जितना छोटा छोटा राज्य है ना, ब्रिटिश सबसे संधि कर लेते थे, इससे सबसे संधि कर लिया, ठीक है, ताकि मतलब मराठा जब भी लड़े ना तो ये सबके सब मतलब ब्रिटिश के साथ आ जाए, ठीक है। इसलिए मराठा हमेशा डरे रहे, इसलिए आसपास का सुरक्षा घेरा तैयार करता था। इसको रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी कहते थे। इसका लेने मतलब किसने मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था,
किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये थोड़ा दिन के लिए आया था 1785 से लेके 1786 तक। ये अस्थायी तौर पर, ठीक है, अस्थायी तौर पर गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। रीजन क्या था इसको अस्थायी तौर पर नियुक्त करना? कि जब ईस्ट इंडिया पे एक्ट आता है तो बिना बताए उतारे चुपचाप गुस्सा होकर चला जाता है। ठीक है, तो वहां से गवर्नर के आने में समय लगता है, इसलिए थोड़ा समय के लिए, ठीक है, थोड़ा समय के लिए जॉन सर जॉन, ठीक है, मैकफर्सन को नियुक्त किया गया था। थोड़ा समय के लिए मैकफर्सन को नियुक्त किया गया था। यह अस्थायी गवर्नर जनरल था। लेकिन उसके बाद जो आता है गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, जो कि 86 से लेकर 93 तक रहेंगे। फिर 1805 में आएंगे। लेकिन बेटा जब 1805 में आते तो यहीं पे सलट जाते हैं, यहीं पे निपट जाते हैं और गाजीपुर में दफना दिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे दफना दिए जाते हैं? गाजीपुर में दफना दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, जी सर। ठीक है, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा।